मानव शास्त्र के बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि विवाह जनजातियों में जो किया जाता है उनमें जीवन साथी चुनने के क्या तरीके हैं। इसके पूर्व हमने देखा था कि विवाह संस्था कितनी महत्वपूर्ण है, चाहे वह आदिम समाज हो चाहे वह आधुनिक समाज हो। क्योंकि विवाह यौन संबंधों का नियमन करता है और समाज को संतानोत्पत्ति के आधार पर निरंतरता और सामाजिक मान्यता को बनाए रखता है। इसलिए जनजातियों में जीवन साथी चुनने के कुछ अलग विशेष तरीके हैं जिनका उल्लेख हम करेंगे। पहला है परिवीक्षा विवाह। इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का मौका दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकें और यौन अनुभवों को प्राप्त कर सकें। इस अवधि में दोनों का सामंजस्य हो जाता है और उनका विवाह करवा दिया जाता है। यदि प्रेमी और प्रेमिका का परस्पर व्यवहार निभा योग्य नहीं होता तो वे दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में युवक को लड़की के माता पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ हर्जाना देना पड़ता है। परिवीक्षा काल इसे माना जाता है। दूसरा हरण विवाह। हरण विवाह से तात्पर्य है कि कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाए। इस प्रकार का कई बार हरण अभिनय के रूप में भी किया जाता है ताकि ये पता चले कि वे जनजातियाँ कुछ शक्तिशाली हैं। प्रीति भोज के अवसर पर वर व वधू दोनों पक्षों के लोग एकत्रित होते हैं। भोज के दौरान वर वधू का हाथ पकड़ता है और उसे अपहरण करके ले जाने की स्थिति में आता है तो वहाँ युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर वर को पीटा जाता है। युद्ध के दौरान यदि वधू का हाथ वर पकड़े रहता है तो उन दोनों का संस्कार पूर्वक विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार ये रस्साकशी का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और ऊपर टिप्पी, ये लोग हरण विवाह को ऊपर टिप्पी कहते हैं। नागा, भील, गोंड, असम, बिहार, मध्य प्रदेश की कई जनजातियों में प्रथा पाई जाती है। इस प्रकार शारीरिक हरण या बलात् हरण करके वे लोग एक दूसरे के गांव पर छापा मारते हैं और वहाँ की स्त्रियाँ उठा ले जाते हैं, फिर उनसे विवाह रचाते हैं। यह हरण विवाह है। और हरण विवाह के कई कारण हैं, जैसे कि लड़कियों की कमी होने पर, वधु मूल्य की अधिकता के कारण, या लंबी आयु तक लड़कियों का विवाह न हो पाने के कारण अपना शक्ति प्रदर्शन करके एक जनजाति दूसरी जनजाति की स्त्रियों का हरण करके ले जाती है। तीसरा परीक्षा विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस और शौर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें यदि वह खरा उतरता है तो उसका विवाह करवा दिया जाता है। इसमें भीलों में इस प्रकार की प्रथा को गोल गादेड़ो कहते हैं। होली के अवसर पर गोल गादेड़ो नामक उत्सव मनाया जाता है। एक खंभे या खजूर के पेड़ पर नारियल और गुड़ बांध दिया जाता है। इस खंभे या पेड़ के चारों ओर गांव के कुंवारे लड़के लड़कियां दो घेरों में नृत्य करते हैं और जो घेरा तोड़ करके बाहर घेरा तोड़ करके अंदर जा कर के वह खजूर के पेड़ पर नारियल और गुड़ जो होता है उसे प्राप्त कर लेता है, प्रयत्न कर लेता है, तो वह उसको लड़कियां उनकी बाल नोचती हैं, काटती हैं, कपड़े खींचती हैं ताकि वह अपने उद्देश्य तक नहीं पहुँचे, असफल हो जाए। लेकिन यदि वह सफल हो जाता है तो वह विवाह कर दिया जाता है। ऐसा कोमांचे जनजाति में किया जाता है। फिर चौथा है क्रय विवाह। इस प्रकार के विवाह में वधु प्राप्त करने के लिए वधु के माता पिता या उसके रिश्तेदारों को कुछ धनराशि वधु मूल्य के रूप में दे देनी होती है। क्रय विवाह का सदा यह अर्थ नहीं है कि वधु का व्यापार किया जाता है। कई समाजों में तो यह मूल्य सिर्फ दिखावे के लिए होता है और उससे अधिक धन तो दूल्हे को दहेज में दे दिया जाता है। लोभी वधु मूल्य के आर्थिक पक्ष के साथ साथ स्त्री की उपयोगिता को प्रकट करने के लिए भी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वधु मूल्य इस बात का भी द्योतक है कि विवाह दो व्यक्तियों का ही नहीं बल्कि दो परिवारों का सम्मेलन है। वधु उन दो परिवारों के मध्य मैत्री संबंध कायम करती है। ऐसे दोनों परिवारों में आर्थिक सहयोग पनपता है और वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसे कई जनजातियों में लाबोला कहा जाता है। वधु मूल्य की जो प्रथा है उसे लाबोला कहा जाता है। लाबोला में ढोर और कंबल दिए जाते हैं। लाबोला जुटाने के लिए परिवार के सदस्य और निकट के रिश्तेदार भी बहुत सहयोग करते हैं। यही लाबोला पत्नी के भाई के विवाह के लिए उनके निकट के रिश्तेदारों के लिए भी दे दिया जाता है। इस प्रकार लाबोला कई परिवारों में आर्थिक सहयोग पैदा करता है। वधु मूल्य प्रचलन के कई कारण हैं। कन्या के पालन पोषण में पिता को जो श्रम करना पड़ता है उसके बदले में वह पारिश्रमिक चाहता है। कन्या जब पिता का घर छोड़कर पति के घर जाती है तो पिता के परिवार को बहुत हानि होती है। इसका क्षतिपूर्ति वधु मूल्य द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार वधु मूल्य चुका देने पर वधु के पितृपक्षीय देवताओं का संरक्षण मिल जाता है। विवाह का एक उद्देश्य प्रजनन भी है। यदि विवाह से संतान पैदा न हो तो पति दूसरे विवाह का अधिकारी होता है। इसके लिए भी वधु मूल्य आवश्यक है। यदि पहली पत्नी बांझ होती है तो उसके पिता का एक कर्तव्य हो जाता है कि या तो लाबोला वापस लौटा दे या अपनी दूसरी कन्या का उसके साथ विवाह करवा दे। माटू लोगों में तो कहावत भी प्रचलित है, ढोर दो संतान हो। इस प्रकार यह वधु मूल्य विवाह है। पांचवा सेवा विवाह।
जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वधू मूल्य को चुकाने का एक तरीका यह भी है कि दामाद अपने सास ससुर की खूब सेवा करे और उसके बदले में उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करे। इवांस प्रिचार्ड ने कम से कम 250 जनजातियों का अध्ययन किया, जिनमें 30 या 35 जनजातियों में इस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें जनजातियों में विवाह से पूर्व दामाद की सेवा करनी होती है। कुछ में विवाह के बाद ससुर के घर रहकर, चुकची, हिदासा, किरचाक आदि जनजातियों में ये प्रथा प्रचलित है। गोंड व बैगा में जो पुरुष वधू मूल्य नहीं दे पाता वह अपने ससुर के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करने चला जाता है और कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद ससुर की पुत्री से विवाह करके घर लौटता है। गोंड लोगों में ऐसे व्यक्ति को लामना ही कहते हैं। बिरहोर में भी इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है, जहाँ पर सास ससुर की सेवा की जाती है और फिर उससे उनकी बेटी से उसका शादी या विवाह हो जाता है। छठा, विनिमय विवाह। विनिमय विवाह का तात्पर्य वधू मूल्य से बचने का एक तरीका यह है कि दो परिवार आपस में स्त्री का लेन देन कर लें, जिसे आटा साटा भी कहते हैं। एक भाई की शादी के लिए दूसरे परिवार में उसकी बहन दे दी जाती है और बदले में बहन की पति की बहन से विवाह कर लिया जाता है। इस प्रकार की विनिमय विवाह खासी जनजाति में तो इस प्रथा का निषेध है, लेकिन अन्य कई जनजातियों में ऐसा देखने को मिलता है। सातवां है सह पलायन या सहमति विवाह। बाल विवाह प्रथा जनजातियों में साधारणतः कम ही रही है। अधिकांशतः युवक और युवतियों की सहमति से विवाह होते हैं। माता पिता उनके निर्णय की औपचारिक पुष्टि भी करते हैं। कई जनजातियों में तो युवा गृह का प्रचलन है, उसमें युवक और युवतियाँ अपने जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी सहमति से विवाह कर लेते हैं और चले जाते हैं और नया घर बना लेते हैं। बिहार की हो जनजाति और राजस्थान की भील जनजाति में ये प्रथा प्रचलित है, इसे राजी खुशी विवाह भी कहते हैं। फिर है हठ विवाह। आठवां, इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरन जाकर रहने लगती है। उसे वहाँ पर अपमान भी सहन करना पड़ता है। जब तक लड़के के माता पिता उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते वो वहाँ से हटती नहीं है। इस प्रकार का विवाह बिरहोर, हो, ओरांव, कमार, मुंडा आदि जनजातियों में देखने को मिलता है। लड़के के माता पिता द्वारा भी अपना अपमान करने पर भी वह उनके परिवार में टिकी रहती है, बनी रहती है, तो उनको ये लगता है कि इससे लड़के से प्रेम है और फिर उनका विवाह कर दिया जाता है। फिर है दत्तक विवाह। इस प्रकार के विवाह में दामाद को गोद लिया जाता है और उससे ही पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। जापान में दास प्रथा है, परंतु दास का वहाँ कोई हीन अर्थ नहीं है। परिवार के दूर के रिश्तेदार को दास बनाकर रख लिया जाता है और बाद में उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता है। फिर है विधवा उत्तराधिकार विवाह। इस प्रकार के विवाह में दामाद को सास से या भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से या पुत्र को सौतेली माताओं के उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए विवाह करना पड़ता है। ऐसे प्रकार के विवाहों में शारीरिक निकटता नहीं होती है, बल्कि संपत्ति को अविभाज्य बनाने के लिए ही इस प्रकार के विवाह किए जाते हैं। लोवी का मत है कि इन लोगों में स्त्री को भी संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ देवर विवाह प्रचलित है वहाँ भी भाई को अपने मृत भाई की पत्नी से विवाह करना होता है, जैसे कि मध्य भारत की जनजातियों में प्रचलित है। इस प्रकार आदिम जनजातियों में विवाह साथी चुनने के अलग अलग तरीके प्रचलित हैं।